का एक जाट रहता था। माधो के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका पुत्र अमर थे। अमर अपने पिता का दिन भर के काम में हाथ बटाता था। दोनों बाप बेटे खेतों में कड़ी मेहनत करके खेती करते थे। सर्दियों का समय था। खेतों से गन्ना निकालकर कोल्हू में पैर कर उसका रस निकाला जाता था। रस से गुड़ बनाया जाता था जिसे वे अपनी बैलगाड़ी में भरकर बाजार में बेचने जाते थे। गुड़ बेचने के लिए हमेशा माधो ही बाजार जाता था। उसने अभी तक अपने पुत्र को बाजार नहीं भेजा था क्योंकि उसकी नजर में अमर अभी बच्चा था। उसे लगता था कि खेत में काम कर लेना ही बहुत है, बाजार की समझ उसे अभी नहीं है। बड़े चालाक लोग बाजार में बैठे होते हैं, कहीं कोई उसे ठग न ले, इसलिए हमेशा माधो ही गुड़ बेचने जाता था। एक दिन माधो ऐसे ही अपनी गाड़ी में गुड़ भरकर बाजार गया। बाजार पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी लगा दी और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बनिया वहां से गुजरा। उसने सोचा कि आज घर में गुड़ की लापसी बनानी है, इसलिए वह माधो के पास गया और पूछा, क्या बेच रहे हो भाई? माधो ने कहा, सेठ जी, गुड़ है, आज ही ताजा बनाया है, सही दाम में लगा दूंगा, आप ले लीजिए। बनिए को माधो बहुत सीधा सादा आदमी लगा। उसने माधो से पूछा, पूरी गाड़ी का कितना दाम लोगे? माधो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा और पूरा गुड़ एक ही ग्राहक ले रहा है। उसने सोचा कि जल्दी से गुड़ बेचकर घर जाकर बाकी के काम निपटा लेगा। यह सोचते हुए माधो ने गाड़ी में लदे हुए पूरे गुड़ का दाम 500 रुपये बता दिया। बनिए ने 500 रुपये माधो को दिए और कहा, इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। माधो ने बनिए को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर की ओर चल दिया। जब बनिए का घर आ गया तो माधो ने कहा, सेठ जी, गाड़ी जल्दी खाली करवा दो, मुझे घर भी लौटना है। यह सुनकर बनिए ने कहा, गाड़ी कैसी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी का दाम 500 रुपये दिया है। माधो ने कहा, सेठ जी, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? गुड़ का दाम मैंने 500 रुपये बताया था। बनिए ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि पूरी गाड़ी का दाम कितना है और तुमने 500 रुपये बताया। अब अपनी बात से मुकर रहे हो? कैसे जाट हो तुम? कहते हैं जाट अपनी जबान के पक्के होते हैं। माधो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बनिए ने अपने नौकरों से कहकर उसके कपड़े भी उतरवा दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा माधो पूरे दिन जंगल में छिपा रहा। अमर ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो वह तुरंत भागकर उनके पास पहुंचे और उन्हें चादर ओढ़ाई। फिर चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, यह सब कैसे हुआ? इस पर माधो ने पूरी घटना अपने पुत्र को बता दी कि कैसे बनिए ने छल कपट से उनकी पूरी बैलगाड़ी हड़प ली और उन्हें अपमानित करके निर्वस्त्र घर से निकाल दिया। यह सुनकर अमर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, कल मैं बाजार जाऊंगा और उस बनिए से आपके अपमान का बदला लूंगा, साथ ही अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बेटे की बात सुनकर माधो ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वह बनिया बहुत चालाक है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस पर अमर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पिताजी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बस मुझे उसका हुलिया बता दीजिए। माधो ने अपने पुत्र को बनिए का हुलिया विस्तार से बता दिया। अगले दिन अमर ने अपने पड़ोसी से बैलगाड़ी उधार ली, उसमें गुड़ भरा और बाजार की ओर चल दिए। अपने पिता द्वारा बताई गई जगह पर जाकर वे खड़े हो गए। कुछ ही देर में बनिया वहां आ पहुंचा। अमर की भोली सूरत देखकर बनिए ने सोचा, कल तो एक को ठग ही लिया था, यह भी बड़ा भोला लग रहा है, क्यों ना आज इसकी भी गाड़ी हड़प ली जाए। यह सोचते हुए वह अमर के पास गया और पूछा, भाई, तुम्हारी गाड़ी में क्या लदा है? अमर ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, इसमें गुड़ भरा है, ऐसा गुड़ जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बनिए ने लालच में आकर पूछा, तो बताओ, पूरी गाड़ी का क्या दाम लोगे? इस पर अमर बोला, सेठ जी, पूरी गाड़ी का सिर्फ मुट्ठी भर रुपये दे दीजिए। बनिए ने सोचा, यह तो कल वाले से भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है, एक मुट्ठी में भला कितने रुपये आएंगे? मैं इसे अपने घर ले जाकर ठग लेता हूं।
बस मुट्ठी में 10-10 के 10 नोट रख दूंगा और मात्र 100 रुपये में पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। यह सोचकर बनिए ने कहा, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, पर पैसे मैं घर जाकर दूंगा। तुम्हें गाड़ी मेरे घर तक पहुंचानी होगी। अमर तैयार हो गया। बनिए के घर पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी करवा दी। फिर बनिए ने मुट्ठी में 10-10 के 10 नोट भरे और अमर की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुट्ठी भर दाम में पूरी गाड़ी का सौदा किया था ना, तो यह लो, मुट्ठी भर रुपये और गाड़ी यहीं छोड़कर चले जाओ। इस पर अमर ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, ये तो कोई न्याय संगत बात नहीं हुई। दाम तो गाड़ी में लदे गुड़ का था, पूरी गाड़ी का नहीं। पहले मेरी गाड़ी खाली करवाइए और अपना गुड़ उतरवाइए। बनिया गुस्से में आकर बोला, कैसे जाट हो, अपनी ही बात से मुकर रहे हो? ये लो मुट्ठी भर रुपये और यहां से चलते बनो, वरना तुम्हें भी निर्वस्त्र करके भगा दूंगा। अमर ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो लाओ मुट्ठी भर रुपये। सेठ ने जैसे ही अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई, अमर ने उसकी कलाई पकड़ ली और तुरंत अपनी जब से चाकू निकालकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़कर जा रहा हूं और बदले में आपकी मुट्ठी लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर सेठ घबरा गया और कांपते हुए बोला, यह कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। इस पर अमर ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी में ले ली है, तो अब मुट्ठी तो मुझे लेकर ही जानी होगी। इतना कहकर वह सेठ का हाथ काटने को आगे बढ़ा। सेठ डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। अमर ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। मेरी गाड़ी खाली करवाओ और कल जो तुमने मेरे पिता की गाड़ी छीन ली थी वह भी मुझे वापस दो। और हां सेठ जी, मेरी एक कमीज भी तुम्हारे पास है, वह भी लौटानी होगी। इसके अलावा मुझे तुम्हारे घर में 2000 महीने की पगार पर नौकरी भी देनी होगी। अब सेठ को अपना हाथ बचाना था तो उसे मानना ही पड़ा। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर अमर ने सेठ का हाथ छोड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात से पलटे, मुझे काम से निकालने की कोशिश की या पैसा देने में आनाकानी की, तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। बताओ, सहमत हो या नहीं? अब सेठ के पास कोई चारा नहीं था। उसने सहमति जताई, अपने पिता की गाड़ी भी खाली करवाई और उसे लौटा दी। साथ ही 2000 रुपये भी दिए और नौकरी देने का वादा भी कर लिया। कल से काम पर आ जाना, सेठ ने कहा। इसके बाद अमर अपने पिता के पास लौट आया। जब उसके पिता ने दूर से अपने बेटे को 2 बैलगाड़ियों के साथ आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अमर ने अपने पिता को सारी बात बताई और नौकरी की भी चर्चा की। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, सेठ से बदला लेने की मत सोच, कभी कोई चाल चल सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। अमर ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, अगर वह शेर है तो मैं 100 शेर हूं, आप मेरी चिंता मत करें। अगले दिन सुबह ही अमर बनिए के घर नौकरी पर पहुंच गया। सेठ ने उसे देखकर सोचा, मैं इसे इतना परेशान करूंगा कि यह खुद ही भाग जाएगा। उसने कहा, खेत पर जाकर खेत जोतकर आना और शाम को ईंधन के लिए लकड़ियां भी लेते आना। अमर उठा और खेत की तरफ चला गया। पूरे दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। शाम होते ही उसने हल्के फुल्के कुछ लकड़ियां तोड़ी, उन्हें गट्ठर में बांधा और सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने लकड़ियों का गट्ठर फेंका और खाना खाने बैठ गया। बनिए ने अपने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दाल दे दो, मेरे यहां यही खाने को मिलता है। रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। अमर ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उसने चुपचाप एक मुट्ठी चावल खाया और उठकर चला गया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि भूख के कारण उसका पेट कुलबुला रहा था। कुछ देर तो वह यूं ही पड़ा रहा। फिर जब भूख से और अधिक बेचैनी हुई तो वह गाय के तबले की तरफ चला गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था। उसने धीरे से बछड़े की रस्सी खोल दी। बछड़ा आजाद होते ही अपनी मां के पास जाकर दूध पीने लगा। बछड़े को दूध पीता देखकर गाय ने भी दूध देना शुरू कर दिया। अब अमर ने बछड़े को दोबारा बांध दिया और खुद दूध पीकर मस्त होकर सो गया। सुबह बनिया जब बाल्टी लेकर गाय का दूध दूहने आया तो देखा कि थनों में दूध ही नहीं था। वह हैरान रह गया।
इतने में गाय ने उसे एक जोरदार दुलत्ती मार दी और वह पीछे गिर पड़ा। अब बनिए को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह रोज का नियम बन गया। बनिया सोचने लगा, इसे एक मुट्ठी चावल मिल रहा है, सारा दिन भूखा रहता है, फिर भी इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? इसमें कोई कमजोरी क्यों नहीं दिख रही? उसे क्या पता था कि उसकी गाय का सारा दूध यहीं पी जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी मायके चली गई और पूरा 1 महीना वापस नहीं आई। इधर सेठ का मन पत्नी के बिना नहीं लग रहा था। उसने अमर को अपने साथ लिया और अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए निकल पड़ा। सेठ ने सफर के लिए सिर्फ एक घोड़ा लिया और खुद उस पर बैठ गया। अमर से बोला, तू पैदल ही चल। अमर ने सोचा, बढ़िया तरीका निकाला है इसने, ये मुझे पीछे छोड़कर पीछा छुड़ाना चाहता है। पर सेठ, अगर तुझे छठी का दूध याद न दिलाया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ को थकान लगने लगी। वह एक पेड़ के नीचे रुका और अमर को घोड़े का ध्यान रखने के लिए कहकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद व्यापारियों का एक काफिला उधर से गुजरा। अमर ने चालाकी से घोड़े की पूंछ के थोड़े से बाल काट लिए और घोड़े को व्यापारियों को बेच दिया। फिर उन कटे हुए बालों को एक चूहे के बिल के पास रख दिया और खुद वहां बैठ गया। जब सेठ की आंख खुली तो उसने देखा कि अमर घोड़े की पूंछ पकड़े बैठा है। उसने पूछा, मेरा घोड़ा कहां गया? अमर बोला, सेठ जी, घोड़ा चूहे के बिल में घुस गया। मैंने जैसे तैसे उसकी पूंछ पकड़ ली है, पर मैं अकेले इसे खींच नहीं पा रहा हूं। तनिक आकर जोर लगाओ। सेठ ने जैसे ही पूंछ को पकड़कर खींचा, वह उसके हाथ में रह गई। अमर की यह चालाकी देखकर सेठ आग बबूला हो गया। गुस्से में भरकर वह चिल्लाया, मेरी आंखों के सामने से अभी निकल जाओ। अमर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है सेठ जी, लेकिन पहले अपने नाक कान काटकर मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। सेठ क्या करते, उन्हें अमर को साथ लेकर ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बाजार पहुंचे। बाजार में जाकर सेठ ने अपने लिए फिर से एक घोड़ा खरीदा और दोनों ससुराल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक पड़ाव डाला। रात में भोजन करने के बाद सेठ ने अमर से कहा, अमर, घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहला दो, इसकी सारी गंदगी साफ हो जानी चाहिए। इतना कहकर सेठ अपने तंबू में जाकर सो गया। अमर घोड़े को बाजार ले गया और उसे बेच दिया। फिर एक खरगोश खरीद कर ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो उन्होंने अमर से पूछा, अमर, घोड़ा कहां है? अमर ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहलाना है। मैंने इतना रगड़ा कि उसका सारा रंग उतर गया और वह छोटा हो गया। अब वह बस इतना ही बचा है। सेठ ने जब सामने खरगोश को देखा तो समझ गया कि अमर ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अब वह कुछ कह या कर नहीं सकता था। मजबूरन उसे पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। अब ससुराल नजदीक आ चुकी थी, लेकिन सेठ थकावट से बेहाल था। भूख भी तेज लग रही थी, लेकिन राशन पानी खत्म हो चुका था। जो पैसे थे उनसे घोड़ा खरीद लिया था, इसलिए अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सेठ ने एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची और अमर से कहा, तुम मेरी ससुराल जाओ और मेरे ससुराल वालों को मेरे आने की सूचना दो। वे बढ़िया पकवान बना लेंगे, जिससे मुझे जाते ही अच्छा खाना मिल जाए। सेठ आराम करने लगा और अमर ससुराल की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने सेठ के आने की सूचना दी। सेठ की सास ने चिंतित होकर पूछा, हमारे दामाद जी ठीक तो हैं? अमर ने चतुराई से जवाब दिया, नहीं, वे ठीक नहीं हैं। उनका पेट खराब हो गया है, इसलिए उनके लिए खिचड़ी बनवा दीजिए और मेरे लिए जो चाहें पकवान बना दीजिए। सेठ की सास ने दामाद के लिए खिचड़ी और अमर के लिए पूरी, खीर, रायता और अन्य स्वादिष्ट पकवान तैयार करवा दिए। इधर सेठ पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि ससुराल में सूचना पहुंचते ही लोग गाड़ी लेकर उसे लेने आ जाएंगे, लेकिन काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। आखिर कोई आता भी कैसे? अमर ने बताया ही नहीं था कि सेठ जी पैदल आ रहे हैं। सब यही समझ रहे थे कि उनके दामाद गाड़ी से आ रहे हैं। थक हार कर सेठ खुद ही उठकर चल पड़ा। जब वह ससुराल पहुंचा तो देखा कि अमर बैठकर मजे से खीर पूरी की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ के लिए भी खाना परोसा गया।
परंतु जब उसने अपनी थाली देखी तो उसमें केवल खिचड़ी थी। सेठ कुछ कहने ही वाला था कि अमर बोला, सेठ जी, आपका पेट खराब है ना? खिचड़ी आपके लिए ही बनी है, इसे खाइए, आपको आराम मिलेगा। सेठ बेबस होकर कुछ नहीं बोल सका और थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर थाली सरका दी। उसे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात में दोनों का बिस्तर छत पर लगाया गया। अमर खर्राटे मारकर सो गया, लेकिन सेठ को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तंग आकर सेठ ने अमर को जगाया और कहा, तेरे कारण मैं भूखा सो रहा हूं और तू यहां खर्राटे मार रहा है, वह भी खीर पूरी खाकर। चल उठ, मेरे खाने का इंतजाम कर। अमर उठा और चारों ओर देखा। उसने देखा कि छत पर एक पुराना गुमला बना हुआ था। पुराने समय में लोग छत पर गुमला बनवाते थे ताकि बारिश के समय अनाज को नीचे उतारा जा सके। अमर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक रस्सी ढूंढी और सेठ की कमर में बांधकर उसे गुमले के रास्ते नीचे रसोई में उतार दिया। अमर ने सेठ से कहा, सेठ जी, पेट भरकर खाइए, जब खाना खत्म हो जाए तो रस्सी हिलाकर धीरे से आवाज देना, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ की तो जैसे बल्ले बल्ले हो गई। वह रसोई में पहुंचा तो वहां गर्मा गर्म पूरी और खीर रखी थी। सेठ खाने पर टूट पड़ा और जमकर खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने रस्सी हिलाकर धीरे से अमर को आवाज दी, लेकिन इस बार अमर गहरी नींद में सो चुका था। कुछ देर बाद सेठ की सास रसोई में पानी पीने के लिए आई। उसने जब रसोई का बंद दरवाजा देखा तभी अंदर से आवाज आई, खींच, जल्दी खींच। यह सुनकर वह घबरा गई। डर के मारे उसने अपने पति को जगाया और कहा, हमारी रसोई में तो खींच नाम का भूत घुस आया है। यह सुनते ही सेठ का ससुर जाग गया। उसने अपने बेटों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। सभी रसोई के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से अभी भी वही आवाजें आ रही थीं, खींच, जल्दी खींच। इतने में ही शोर सुनकर अमर की आंख खुल गई। उसने तुरंत सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक लोग दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तब तक सेठ छत पर पहुंच चुका था। सेठ ने अमर से कहा, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। जब सेठ के ससुराल वालों ने देखा कि रसोई में कोई भी नहीं है तो वे चुपचाप जाकर फिर से सो गए। कुछ देर बाद सेठ के पेट में दर्द होने लगा। उसने अमर को जगाया और कहा, अमर, मेरे साथ खेतों तक चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और अब रुका नहीं जा रहा। लेकिन अमर को बहुत नींद आ रही थी। उसने पास रखी हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, रात काफी हो गई है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? इस हांडी में ही निपट लो, सुबह सबके उठने से पहले मैं इसे फेंक आऊंगा। अब सेठ करे तो क्या करे, दर्द असहनीय था, इसलिए मजबूरी में उसने हांडी में ही निपट लिया। सुबह होते ही उसने अमर को जगाया और कहा, अब जल्दी उठ और इस हांडी को जंगल में फेंक आ, सुबह होने ही वाली है, लोग जग जाएंगे, इससे पहले ही इसे हटा दो। पर अमर गहरी नींद में था और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेठ ने उसे बहुत झंझोड़ा, लेकिन वह नहीं उठा। अब सेठ को अपनी इज्जत की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर सुबह सबने देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब इसे तो नहीं उठा सकता, मुझे ही इसे फेंक कर आना होगा। यह सोचकर सेठ ने चादर ओढ़ी और हांडी को सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह छत से उतरकर आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा था। वह नजरें बचाकर धीरे धीरे घर के बाहर निकल आया। अमर तो बस मौके की तलाश में था। जैसे ही उसने देखा कि सेठ हांडी लेकर बाहर निकला है, उसने आसपास देखा और एक लाठी उठा ली। फिर दबे पांव सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के बाहर निकलकर सेठ जंगल की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक अमर ने शोर मचा दिया, चोर, चोर, देखो, सर पर हांडी लेकर जा रहा है। सुबह सुबह कुछ लोग अपने जानवरों को चारा डालने निकले थे। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो लाठियां डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक आदमी चादर ओढ़े हांडी लेकर जा रहा है। बस फिर क्या था, दे दनादन लाठियां बरसने लगी। यह सब शोर शराबा सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में भी लाठियां थीं। उन्होंने भी बिना कुछ पूछे सेठ को जमकर पीट दिया। कुछ देर बाद अमर ने सबको रोकते हुए कहा, अरे, हमारे सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे?
चोर की आवाज सुनकर तो सब यहां आ गए, लेकिन हमारे सेठ जी कहां हैं? यह सुनकर सभी ससुराल वाले सोच में पड़ गए। हाँ, सही कह रहे हो, सब तो यही हैं, लेकिन हमारे दामाद जी ही नहीं दिख रहे। जैसे ही उन्होंने उस आदमी के सिर से चादर हटाई, सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। सेठ की यह दशा देखकर सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। अब शर्म से पानी पानी हुए सेठ को ससुराल वालों ने घर ले जाकर नहलाया और नए कपड़े पहनने को दिए। विदाई में सेठ अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो अमर धीरे से मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, जो आपकी हांडी पर पहली लाठी मारी थी वह मैंने ही मारी थी, और जिसने पीछे से चोर चोर चिल्लाया वह भी मैं ही था। सेठ ने गुस्से में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? अमर ने जवाब दिया, सेठ जी, आपने मेरे पिता के कपड़े उतरवाकर उन्हें जंगल में निर्वस्त्र छोड़ दिया था। आपने एक बूढ़े आदमी को पूरे दिन अपमानित करके रखा था। यह उसी अपमान का बदला था। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर अमर से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे अमर, और अब मेरा पीछा छोड़ दे। अमर मुस्कुराया और बोला, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। मेरी आपसे शर्त थी कि जब भी आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपने नाक कान काटकर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अमर, नाक कान छोड़कर कुछ भी मांग ले। अमर ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब को नहीं ठगोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 20,000 रुपए रख दो। सेठ ने सारे वादे किए और तुरंत 20,000 रुपए अमर को दे दिए। अमर पैसे लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब सेठ को भी एक अच्छा सबक मिल चुका था।